ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम शिक्षा वाणी में। और कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी ज्योति दीदी। तो बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या-क्या लेकर आए हैं। बच्चों, सबसे पहले है आपके लिए मीना की कहानी बिना बोले क्या कहा। उसके बाद कक्षा 8 के विद्यार्थी सुनेंगे विषय हिंदी का पाठ 6 भगवान के डाकिया, और इसे प्रस्तुत करने आएंगे अध्यापक जगदीश चंद्र चौबीसा। उसके बाद कक्षा 12 के विद्यार्थी सुनेंगे विषय रसायन विज्ञान का पाठ 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और इसे प्रस्तुत करेंगे अध्यापक अनिल गुप्ता। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मीना की कहानी से, जिसका शीर्षक है बिना बोले क्या कहा। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मजे में तो है ना भाई? ये हुई ना बात। तो चलो आपके मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं और जल्दी से चलते हैं मीना के पास। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बच्चों, मुझे तुम सबको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बच्चों, परसों डीसी साहब हमारे गांव के दौरे पर आने वाले हैं। बहन जी, डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं जिले के मुख्य सरकारी अफसर। सरपंच जी चाहते हैं कि अपने स्कूल के कोई 2 बच्चे डीसी साहब को स्कूल में हुई प्रगति के विषय में बताएं। बहन जी, वो 2 बच्चे कौन से हैं? वही बता रही हूँ सुनील। बच्चों, एक तो मैंने चुना है 10वीं क्लास के रजत को, और दूसरे बच्चे का नाम है सुमी। ये ठीक रहेगा को हर विषय का अच्छा ज्ञान है, बढ़िया से सब बता देगी। एक मिनट। सुमी जी बहन जी। कल तुम्हें और रजत को सरपंच जी से मिलने जाना होगा। कल? हाँ, क्योंकि सरपंच जी तुम्हारी और रजत की तैयारी देखना चाहते हैं। लेकिन बहन जी, मैं सरपंच जी के सामने बोलूंगी क्या? मैंने अभी बताया ना सुमी, तुम्हें और रजत को स्कूल में हुई प्रगति के विषय में बोलना है। वही तो समझ नहीं आ रहा बहन जी कि मैं। बहन जी, अगर आप कहें तो मैं आधी छुट्टी के समय सुमी की मदद कर दूंगी। हाँ मीना, जरूर। मीना मदद करेगी भरपूर। और फिर आधी छुट्टी के वक्त, सुमी, मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम्हें एक सूची बनानी चाहिए। सूची? हाँ, जिसमें तुम वो सब बातें लिखोगी जो पिछले 1 साल में हमारे स्कूल की प्रगति का हिस्सा बनी है। जैसे कि हाँ, जैसे पिछले 1 साल में स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। हाँ, और उपस्थिति भी। हाँ, अब लिखते हैं मीना, स्कूल में जो नया संगीत कक्ष बना है उसके बारे में लिखे। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी, वो भी लिखते हैं। हमारे स्कूल में नया संगीत कक्ष बना है। लिख लिया। अब लिखते हैं, हाँ, पुस्तकालय। लिखो, स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा दुगनी हो गई है।
लिख लिया। और हाँ, याद आया। बहन जी ने मुझे बताया था कि हमारे स्कूल में हर महीने SMC यानी स्कूल प्रबंधन कमेटी की मीटिंग होती है। क्या इसे भी स्कूल की प्रगति माना जाएगा? हाँ सुमी, ये तो प्रगति की खास निशानी है। खास निशानी है। मीना बड़ी सयानी है। मीना और सुमी ने मिलकर सूची तैयार कर ली और फिर आधी छुट्टी के बाद वो दोनों बहन जी के पास गईं और उन्हें वो सूची दिखाई। शाबाश मीना, सुमी, तुमने सचमुच बहुत बढ़िया तरीके से ये सूची तैयार की है। तैयार की है, मेहनत जोरदार की है। सुमी, आज तुम इस सूची में लिखी सारी बातें अच्छे से याद कर लेना। कल सुबह सुबह तुम्हें सरपंच जी के पास जाके उन्हें ये सब बताना होगा। जी बहन जी, मैं ये सब अच्छे से याद कर लूंगी। और फिर अगले दिन क्लास में, बच्चों, अब लिखो अगला सवाल। अगर एक खेत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तो बहन जी, वो देखिए सुमी आ रही है। सुमी तो सरपंच जी से मिलने गई थी ना। ये इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ परेशान लग रही है। बच्चों, क्या बात है सुमी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सरपंच जी ने कुछ कहा क्या? बहन जी, रजत भैया और मैंने सरपंच जी को स्कूल की प्रगति के विषय में बताया। फिर सरपंच जी ने रजत भैया की तो बहुत तारीफ की, लेकिन मुझे और अधिक मेहनत करने को कहा। बहन जी, लगता है आपको अब किसी और बच्चे को चुनना होगा। नहीं सुमी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। डीसी साहब तो कल आएंगे। तुम्हारे पास आज का पूरा दिन है और अधिक तैयारी करने के लिए, है ना? जी बहन जी। सुमी, जैसे तुम सरपंच जी के सामने बोली थी, क्या वैसे ही हमारे सामने भी बोल सकती हो? जी बहन जी, बोल सकती हूँ। शाबाश। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम सुमी को ध्यान से सुनो ताकि तुम बता सको कि सुमी अपनी बात को और बेहतर तरीके से कैसे कह सकती है। ठीक है? जी बहन जी। सुमी, शुरू करो। नमस्ते, मेरा नाम सुमी है। आज मैं आपको अपने स्कूल की कुछ विशिष्ट उपलब्धियों के विषय में बताना चाहूंगी। पहली उपलब्धि, पिछले 1 साल में स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है और उनकी उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। दूसरी उपलब्धि, हमारे स्कूल में 1 मिनट रुको सुमी। बच्चों, कैसी लगी तुम्हें सुमी की तैयारी? बहन जी, मुझे तो ठीक लगी। सुमी ने वो सब बोला जो। दीपू, मैं सिर्फ बोलने की बात नहीं कर रही। फिर? बहन जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ मीना, कहो। मेरे ख्याल से सुमी अपनी बात बोलते हुए हमें से किसी को नहीं देख रही थी। बिल्कुल ठीक कहा मीना ने। सुमी, तुम्हें अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ करनी चाहिए और बोलते हुए नीचे जमीन की तरफ नहीं, बल्कि सबकी आंखों में देखना चाहिए। जब हम सामने वाले की आंखों में देख के अपनी बात कहते हैं, तो ये हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है। समझी? जी बहन जी। बहन जी, सुमी अपने कंधों को थोड़ा झुका के खड़ी थी। मेरे पिताजी कहते हैं कि हमें हमेशा सीधे खड़े होके बात करनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं रवि। सुमी, नजर मिला के बात करना, आत्मविश्वास के साथ बोलना, सीधे खड़े होके बात करना, बात करते समय अपने हाथों का इस्तेमाल करना, इन सबको अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी मतलब शरीर, लैंग्वेज मतलब भाषा, और बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक भाषा। हाँ सुमी, कल जब तुम सरपंच जी के पास जाओगी तो अपनी शारीरिक भाषा का खास ध्यान रखना, ठीक है? जी बहन जी, अब मैं समझी हूँ कि सरपंच जी ने मुझे क्यों कहा था कि और अधिक तैयारी करो। तैयारी करो, खूब सारी करो। सुमी ने पूरा दिन बहन जी के बताए हुए तरीके से बोलने का अभ्यास किया
और अगले दिन डीसी साहब के सामने। नमस्ते, मेरा नाम सुमी है। आज मैं आपको अपने स्कूल की कुछ विशिष्ट उपलब्धियों के विषय में बताना चाहूंगी। पहली उपलब्धि, पिछले 1 साल में स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है और उनकी उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। दूसरी उपलब्धि, हमारे स्कूल में नया संगीत कक्ष भी बना है। तीसरी उपलब्धि, स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा दुगनी हो गई है। और चौथी उपलब्धि, हमारे स्कूल में हर महीने SMC यानी स्कूल प्रबंधन कमेटी की मीटिंग होती है। मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा स्कूल प्रगति की ओर अग्रसर है। धन्यवाद। सुमी के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर डीसी साहब बोले, सरपंच जी, मैंने आज तक सुमी से अधिक आत्मविश्वासी लड़की नहीं देखी। सुमी के लिए जोरदार तालियां। देखा दोस्तों, बातचीत सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं होती। एक अच्छी बातचीत में आत्मविश्वास, शारीरिक भाषा और भाव का भी विशेष योगदान होता है। सनम करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक रस भरी कविता। बातचीत है एक कला, इस कला की कीमत जानो। शारीरिक भाषा और भाव के महत्व को पहचानो। भाई वाह, मीना और मिट्ठू की कविता सुन के तो मन खुश हो जाता है। चलो अब इस खुशी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना। टिप टिप बूंदें बारिश की जरा सुनो, सन 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 हवा चली जरा सुनो, कल 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 नदी बही जरा सुनो, छन 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 पायल बोली जरा सुनो, जरा सुनो, जरा सुनो। जब भी बोलो, जब मुंह खोलो, सोच समझ कर शब्द चुनो। लेकिन पहले सामने वाले की बातों को जरा सुनो, जरा सुनो, जरा सुनो। जब कोई बोले गौर से सुनना और सुन के दोहराना। सुनने में भी बड़ा मजा है, तुम भी सुनते जाना। हाँ, लिख के रख लो बात ये मेरी, इसको भूल न जाना। कोई जो बोले बीच में प्यारे, कभी न टांग अड़ाना। और कोई जो बोले बीच में प्यारे, कभी न टांग अड़ाना। नहीं सुनी जो बात ध्यान से याद न रख पाओगे। 1 मिनट में भूलोगे सब, बाद में घबराओगे। अगर किसी ने पूछ लिया कि कहा क्या मैंने, ऊपर नीचे दाएं बाएं देख के शर्माओगे। अरे ऊपर नीचे दाएं बाएं देख के शर्माओगे। जब भी बोलो, जब मुंह खोलो, सोच समझ कर शब्द चुनो। लेकिन पहले सामने वाले की बातों को हाँ जरा सुनो, जरा सुनो, जरा सुनो। वैसे मैं भी ठीक ठाक गा लेता हूँ, गा के सुनाओ। क्या कहा? नहीं? हाँ, अभी खेलना है तो ठीक है, चलो खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम्हें एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है। और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है? मुहावरा। हाँ, तो आज का शब्द है अलग। चलो बच्चों, अब अलग के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, अलग का पहला अक्षर है अ और अ से होती है आग। शाबाश सुमी। और आग से जुड़ा मुहावरा? आग से खेलना यानी खतरा मोल लेना। बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों, अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? बहन जी, अ के बाद अलग में आता है ल
और ल से होती है लाठी। शाबाश दीपू। और लाठी से जुड़ा मुहावरा? अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। बिल्कुल सही। अब अगला शब्द कौन बताएगा? अ और ल के बाद अलग में आता है ग और ग से होता है गला। शाबाश मीना। और गले से जुड़ा मुहावरा? गले पड़ना मतलब जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ जाना। बिल्कुल ठीक मीना। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। मीना की कहानी के बाद अब कक्षा 8 के विद्यार्थी सुनेंगे विषय हिंदी का पाठ 6 भगवान के डाकिया, जिसे प्रस्तुत करने आए हैं जगदीश चंद्र चौबीसा। प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कुशल से तो है ना? सभी कुशल से होंगे। बच्चों, आपने खाकी वर्दी और खाकी टोपी पहने, हाथ में चिट्ठियों के बंडल लिए हुए एक घर से दूसरे घर तक घूमते हुए व्यक्ति को देखा होगा, जो गर्मी, बरसात या सर्दी के मौसम की परवाह किए बिना पत्र लोगों तक पहुंचाता है और निरंतर कार्य करता है। बच्चों, ऐसे चिट्ठियां पहुंचाने या संदेश पहुंचाने वाले व्यक्ति को डाकिया कहा जाता है। डाकिया एक बहुत ही परिश्रमशील व्यक्ति है, जो एक क्षेत्र से दूसरे में, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, एक गली से दूसरी गली में तथा एक घर से दूसरे घर तक पत्रों, पार्सलों, संदेशों को पहुंचाता है। कुछ को वह सुखद समाचार लाकर देता है तो कुछ को दुखद समाचार। लोग उसकी प्रतीक्षा व्याकुल होकर करते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार डाकिया लोगों तक संदेश पहुंचाता है, उसी प्रकार भगवान के भी डाकिये होते हैं, जो संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा ना कि भगवान के भी डाकिये होते हैं। हाँ बच्चों, भगवान के भी डाकिये होते हैं। तो आप जानना चाहेंगे ना भगवान के डाकिये कौन होते हैं और उन्हें भगवान के डाकिये क्यों कहा जाता है? भगवान के डाकिये को विस्तार से जानने के लिए आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 6 भगवान के डाकिये, जो कि कविता रूप में है, को पढ़ते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। बच्चों, भगवान के डाकिये कविता को पढ़ें और समझें। उससे पूर्व भगवान के डाकिये कविता के रचनाकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं ना? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनकी कविताओं में एक ओर ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर सहज भावों की अभिव्यक्ति। दिनकर जी को वीर रस का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र प्रमुख हैं। दिनकर जी की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, लोकदेव नेहरू, उजली आग और देश विदेश प्रमुख हैं। भारत सरकार ने दिनकर जी को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया है। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ से भी सम्मानित किया है। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी हमारे भारतीय साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखक रहे हैं। अब हम कवि परिचय को जानने के बाद भगवान के डाकिये कविता के मूल भाव को जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, भगवान के डाकिये बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये कहा है। उनके अनुसार ये
एक देश के संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को ना समझ पाएं, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि दिनकर जी के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाव को दूसरे देश तक ले जाते हैं। साथ ही भगवान के डाकी कविता में कवि ने बताया है कि विश्व बंधुत्व अर्थात सभी देशों के लोगों को परस्पर मिलजुल कर रहना चाहिए। यह कविता इस बात का संकेत करती है, जिस प्रकार प्रकृति अपने खजानों को लौटाने में किसी से भेदभाव नहीं करती, ऐसे ही मनुष्य को भी किसी प्रकार का वर्ग या जातीय भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही इस कविता का मूल भाव है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको भगवान के डाकी कविता का वाचन करके सुनाता हूँ। आपको बड़ा मजा आएगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। हम तो केवल यहाँ आकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। बच्चों, कविता सुनकर मजा आया ना? बहुत मजा आया होगा। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको भगवान के डाकिए पाठ का सारांश बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग तथा सद्भाव का संदेश देते हैं। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहते हैं कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए हमारे लिए भगवान का संदेश लाते हैं। ये डाकिए किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल उमड़ गुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिए हैं, जो भगवान का संदेश लेकर सभी देशों अर्थात पूरी पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। ये सही संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियां पढ़ती हैं। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियां अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। वे स्थान, जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करती है। इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन सके। प्यारे बच्चों, कवि दिनकर जी कहते हैं कि भगवान ने एक ही विश्व अर्थात संसार बनाया है और उसने उसे किसी भी देश की सीमा रेखा में नहीं बांधा है। यह तो हम इंसान ही हैं जिसने इस सुंदर से विश्व को अलग अलग देश की सीमाओं में बांध दिया है। लेकिन आज भी पेड़ पौधे, पहाड़, पक्षी और बादल ये सब स्वतंत्र व निष्पक्ष रहते हैं। बादल दुनिया में बिना किसी से पूछे कहीं भी कभी भी बिना किसी भेदभाव की वर्षा करते हैं। पक्षी किसी देश की सीमाओं के बंधनों को नहीं मानते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पूरी आज़ादी के साथ आ और जा सकते हैं। पहाड़, पेड़ पौधों, नदियों, समुद्र यानी संपूर्ण प्रकृति मनुष्य की जाति पाति अपना पराया देखे बिना अपना सब कुछ बिना किसी स्वार्थ के न्योछावर कर देती है। अर्थात प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है और ये सब मौन रहकर भी हमें भाईचारे, आपसी सौहार्द व परोपकार की भावना का संदेश देते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए कवि इन्हें भगवान के डाकिए कहकर बुलाते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आराम से जाते हैं और आते हैं और ये संदेश लेकर आते हैं। उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़
आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन हम इंसान उसे नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह सुगंध उड़ते समय व बादल बरसते वक्त किसी देश की सरहदों को नहीं देखते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ के सारांश को जानने के बाद आपको भगवान के डाकिए कविता की सप्रसंग व्याख्या करके बताता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। पहले अंतरे से शुरू करते हैं। कविता का पहला अंतरा है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। कविता के संतरे में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। महादेश यानी विशाल देश, बांचते हैं अर्थात पढ़ते हैं। बच्चों, इस अंतरे का प्रसंग इस प्रकार लिखा जाएगा, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकी नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया गया है, जिनकी लाई चिट्ठियां हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते। प्रसंग को जानने के बाद हम इस अंतरे की व्याख्या को जानने का प्रयास करते हैं। कवि दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल प्रकृति के वे डाकिए हैं जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते। ये डाकिए किसी सीमा में बंद कर काम नहीं करती, ये इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानती। प्यारे बच्चों, वे एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमारी समझ में नहीं आता, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। जिन पत्रों को हम नहीं समझ पाते हैं, उन्हें ये पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ आराम से समझ जाते हैं। इसलिए बादलों को देखकर पेड़ पौधे व पक्षी खुशी से झूमने लगते हैं। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ में अनुप्रास अलंकार है तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। काव्यांश की भाषा सहज सरल है, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित करके अनूठी कल्पनाशीलता का परिचय दिया है। प्यारे बच्चों, पहले अंतरे के अर्थ और शिल्प को जानने के बाद दूसरे अंतरे के अर्थ और शिल्प को बताता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। दूसरा अंतरा है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस अंतरे में कठिन शब्द हैं। आंकना अर्थात हिसाब लगाना, धरती अर्थात जमीन, सौरभ यानी सुगंध, तीर्थ यानी सवार होना, पांख यानी पंख। प्यारे बच्चों, इस अंतरे का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें प्रकृति के विभिन्न अंगों, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि द्वारा बिना भेदभाव के काम किए जाने का वर्णन है। अब मैं आपको दूसरे अंतरे की व्याख्या बताता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रकृति के उपादान पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया को अलग अलग देशों की सीमाओं में बांट रखा है। इसलिए हम यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश में मीठी खुशबू सुगंध भेज रही है और वह सुगंध हवा में तैरते हुए चिड़ियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश जा रही है। अर्थात माटी या फूलों की खुशबू उड़ते समय देश की सरहदों, सीमाओं को नहीं देखती है। कवि आगे कहते हैं कि एक देश के नदियों, तालाबों या समुद्र के पानी से उठी भाप काले घने बादल बनकर दूसरे देश में पहुंचती है और फिर वहां झूम कर बरसती है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि जब बादल बरसते वक्त और खुशबू फैलाते वक्त किसी देश की सरहद या सीमा को नहीं देखती है, दोनों एक समान
निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते हैं, तो हम इंसानों ने आपस में ये भेदभाव क्यों पैदा कर लिए हैं? हमें भी आपस में बिना किसी भेदभाव व वैमनस्य के प्रेम के साथ रहना चाहिए। विशेष रूप से समझें तो कविता में प्रकृति द्वारा भेदभाव त्याग कर काम करने का संदेश दिया गया है। दूसरे देश को तथा पक्षियों की पांखों पर में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश की भाषा सरल, सहज तथा बोलचाल के शब्दों से युक्त है। कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ, कविता की व्याख्या, कविता का शिल्प जानने के बाद अब मैं आपको कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताता हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं, अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? तो इसका उत्तर है कि डाकिए का मुख्य काम होता है संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। भगवान भी हमें संदेश बादलों और पक्षियों के माध्यम से देते हैं कि इंसान को भी निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेदभाव, राग द्वेष के इस संसार में अपना जीवन प्रेम पूर्वक जीना चाहिए। क्योंकि बादल बरसते समय जगह विशेष तथा पक्षी उड़ते समय देश की सीमाओं को देखे बिना अपना कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं। यानी ये हमें आपसी प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश देते हैं। इसलिए कवि इन्हें भगवान के डाकिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पक्षियों और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों में लिखे संदेशों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ आसानी से समझ लेते हैं, जबकि हम इंसान उन्हें नहीं समझ पाते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किन पंक्तियों का भाव पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं? तो इसका उत्तर है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका उत्तर है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? इसका उत्तर है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल की चिट्ठियों में छुपा प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश आसानी से पढ़ पाते हैं और फिर भगवान के उस संदेश को उपयोग में भी लाते हैं। इसलिए बादल बरसते वक्त फूलों की सुगंध, उड़ते वक्त पेड़ पौधे अपने फूलों व फलों को देते वक्त जाति पाति, ऊंच नीच, अपना पराया नहीं देखते हैं। सबको एक समान व निस्वार्थ भाव से अपनी चीजों को अर्पित करते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस कथन में कवि कहते हैं कि प्रकृति किसी सीमा में बंधी हुई नहीं होती है, वो बिना किसी रोक टोक और भेदभाव के एक देश की खुशबू और हवाओं को दूसरे देश में भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए के भावार्थ, शिल्प और कविता से संबंधित प्रश्नों को उत्तर सहित समझा। मैं सोचता हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी इस कविता भगवान के डाकिए को आत्मसात करें और इसमें निहित अर्थात समाये हुए संदेश के अनुरूप हमें भी जाति पाति, मेरा तेरा, अपना पराया, देश की सीमाओं के बंधन से ऊपर उठकर पक्षियों व बादलों की तरह प्रेम, आपसी भाईचारा और सौहार्द का वातावरण बनाकर रहना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए और पूरी दुनिया में निष्पक्ष होकर प्रेम बांटना चाहिए। अभी कक्षा 8 के बच्चों ने विषय हिंदी का पाठ 6 भगवान के डाकिया सुना अध्यापक जगदीश चंद्र चौबीसा से, जिसकी समीक्षा की थी डॉक्टर अंजलि कोठारी ने। और अब बारी है कक्षा 12 के विद्यार्थियों की, जिनके लिए हम लाए हैं
विषय रसायन विज्ञान का पाठ 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और इसे प्रस्तुत करने आए हैं अध्यापक अनिल गुप्ता। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अपने दैनिक जीवन में धातुओं की बनी हुई कई वस्तुओं को देखा होगा एवं उनका उपयोग भी किया होगा, जैसे रेल की पटरी, आरसीसी का सरिया, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट, घर बाहर के बिजली के वायरिंग में उपयोग में आने वाले कॉपर, एल्यूमिनियम के तार, आभूषण में प्रयुक्त होने वाली धातु सोना, चांदी एवं अनेक स्थान पर धातुओं का उपयोग देखा होगा। परंतु क्या आपने सोचा है कि आखिर ये विभिन्न प्रकार की धातुएं हमें प्राप्त कहाँ से होती है? ये धातुएं पृथ्वी पर किस रूप में पाई जाती हैं एवं इनको किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? यद्यपि प्राचीन काल से ही मनुष्य पृथ्वी से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा धातु प्राप्त कर उनका उपयोग करता हुआ आया है, परंतु इसका विकास औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से हुआ एवं नई नई विधियों का विकास हुआ। आज भी किसी देश का विकास अन्य कारकों के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहाँ धातुओं का निष्कर्षण कितना हो रहा है। अर्थात किसी देश का विकास अन्य कारकों के साथ साथ धातुओं के निष्कर्षण के बिना संभव नहीं है। प्रत्येक देश में धातुओं का निर्माण वहाँ पर उपलब्ध अयस्क के प्रकार एवं भौतिक सुविधाओं के आधार पर किया जाता है एवं वे चरण जिनके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है उसे धातु कर्म कहा जाता है। तो आइए हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के अंतर्गत शुद्ध अवस्था में कुछ धातुओं के निष्कर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की समस्त वस्तुएं विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी के इन विभिन्न तत्वों को उनके पाए जाने की अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, वे तत्व जो पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, सल्फर, कार्बन एवं उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें। दूसरा, वे तत्व जो पृथ्वी पर संयुक्त अवस्था अर्थात यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि। यद्यपि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों को उनके गुणों के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं: धातु, अधातु एवं उपधातु। अब हम तीनों प्रकार के तत्वों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, धातु। ये सामान्यतया ठोस, कठोर, आघातवर्धनीय अर्थात आघात या झटका सहन करने वाले, तन्य, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक, उच्च गलनांक अर्थात उच्च ताप पर पिघलने वाले, धात्विक चमक युक्त जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा आदि। इन सभी की ताजी कटी सतह पर चमक पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, तांबा आदि। अधातु। ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि ठोस हैं, ब्रोमीन द्रव है, जबकि क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें हैं। तीसरा, उपधातु। जैसा कि हमने कक्षा 11 में आवर्त सारणी वाले अध्याय में पढ़ा कि आवर्त सारणी के मध्य में एक सीढ़ी नुमा विकर्ण रेखा खींची गई है, जिसके बाईं ओर धातुएं, दाईं ओर अधातुएं, जबकि ठीक ऊपर उपधातुएं पाई जाती है। चूंकि ये तत्व धातु एवं अधातु के मध्य में पाए जाते हैं, अतः इनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात इनके गुण धातु एवं अधातु के मध्यवर्ती होते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, बिस्मथ आदि। अब हम इस अध्याय में विभिन्न धातुओं को उनके अयस्क से
शुद्ध अवस्था में निष्कर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें निष्कर्षण में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्दावलियों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला, खनिज, जिसे मिनरल्स कहा जाता है। ये पृथ्वी पर खनन से प्राप्त वे पदार्थ हैं जिनमें कि विभिन्न धातुओं के यौगिक मिश्रित हों, साथ ही रेत, कंकर, पत्थर आदि की अशुद्धियां भी विद्यमान हों, उनको खनिज कहा जाता है। दूसरा, अयस्क, ऐसे खनिज जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, अयस्क कहलाते हैं। यहाँ पर यह तथ्य जानना आवश्यक है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु सभी अयस्क खनिज अवश्य होते हैं। अर्थात यदि किसी स्थान पर कोई खनिज पाया जाता है एवं उससे धातु का निष्कर्षण करें एवं यदि धातु की लागत बाजार भाव से अधिक आवे तो कोई भी ऐसे खनिज से धातु का उत्पादन नहीं करना चाहेगा। ऐसे में वह खनिज अयस्क की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार वह खनिज तो होगा परंतु अयस्क नहीं होगा। अयस्क होने के लिए आवश्यक है कि लागत कम आनी चाहिए या धातु का निष्कर्षण लाभदायक होना चाहिए। तीसरा, अधात्वी या गैंग या मैट्रिक्स। सामान्यतया अयस्क में मिट्टी, कंकर, पत्थर आदि की अशुद्धियां पाई जाती है, जिनको अधात्वी या गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। उपरोक्त जानकारी के पश्चात अब हम अयस्कों से विभिन्न धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सामान्य चरण यानी स्टेप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात वे पद जो सामान्यतया अधिकांश धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त होते हैं। यह प्रक्रिया धातुओं का निष्कर्षण या धातु कर्म कहलाती है। धातुओं का निष्कर्षण या धातु कर्म के सामान्य चरण निम्नानुसार हैं। नंबर 1, अयस्क को तोड़ना या पीटना या चूर्णीकरण। नंबर 2, अयस्क का सांद्रण या सज्जीकरण। नंबर 3, धातु का निष्कर्षण। नंबर 4, धातु का शोधन या शुद्धिकरण। अब हम इन चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1, अयस्क को तोड़ना तथा पीटना या चूर्णीकरण। जब भी कोई खनिज या अयस्क खनन से प्राप्त होता है तो वह छोटे बड़े टुकड़ों के रूप में होता है। सर्वप्रथम इसे जो क्रशर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। याद रखें, जिससे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं उसका नाम है जो क्रशर। फिर स्टैंप मिल या बॉल मिल, मिल यानी कि चक्की में पीसकर इतना महीन कर लिया जाता है कि चूर्णित अयस्क में अयस्क एवं अधात्वी के कण आपस में पृथक हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार चक्की में अनाज को पीसकर चूर्णित किया जाता है। नंबर 2, निष्कर्षण का अगला पद है अयस्क का सांद्रण या सज्जीकरण। प्रथम पद में चूर्णित अयस्क में से अधात्वी या अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण या सज्जीकरण कहलाता है। अयस्क के सांद्रण या सज्जीकरण के लिए सामान्यतया 4 प्रकार की विधियां प्रचलित है। इनमें से किस अयस्क के लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाए, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अयस्क किस प्रकार का है, अयस्क में अधात्वी या अशुद्धि किस प्रकार की है एवं निष्कर्षण के स्थान पर उपलब्ध साधन सुविधाएं किस प्रकार की हैं। उपरोक्त विधियां निम्नानुसार है। नंबर 1, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यह विधि उन अयस्कों के लिए उपयोगी है जिनका घनत्व उनमें उपस्थित अधात्वी या अशुद्धि से ज्यादा हो, अर्थात अयस्क के कण भारी हों तथा अधात्वी या अशुद्धि के कण हल्के हों। इस विधि में महीन चूर्णित अयस्क में जल मिलाकर अच्छी तरह से हिलाते हैं एवं एक ढाल युक्त तथा नाली नुमा मेज, जिसे कि विलफ्लेटेबल कहा जाता है, जल की तेज धार के साथ प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने पर अधात्वी या अशुद्धि के हल्के कण जल के साथ बहकर निकल जाते हैं एवं अयस्क के भारी कण रह जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी नदी में रेत के कण जल के साथ बहकर आगे निकल जाते हैं जबकि पत्थर के टुकड़े पीछे रह जाते हैं। यह विधि सामान्यतया
आयरन के ऑक्साइड सूत्र Fe2O3, टिन के ऑक्साइड सूत्र SnO2 तथा धातु कार्बोनेट के रूप में पाए जाने वाले अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरी विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि। बच्चों, आप सभी ने चुंबक एवं इसके गुणों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा कि किस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चुंबक कुछ अन्य पदार्थों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है जिनमें कि चुंबकीय गुण होते हैं। चुंबक के इसी गुण का उपयोग इस विधि में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग दो या दो से अधिक अयस्कों के मिश्रण हेतु किया जाता है जिनमें से एक अयस्क में चुंबकीय गुण हो जबकि अन्य अचुंबकीय हो। इस विधि में चूर्णित अयस्क को रबर के पट्टे पर रोलर की सहायता से धीरे धीरे आगे खिसकाते हैं। रबर का यह पट्टा दो घिरनी पर घूमता है जिनमें से एक घिरनी सामान्य या अचुंबकीय होती है एवं दूसरी चुंबकीय। अचुंबकीय घिरनी के ऊपर रबर के पट्टे पर चूर्णित अयस्क को गिराया जाता है। यह अयस्क पट्टे के साथ चुंबकीय घिरनी की ओर बढ़ता है एवं जब अयस्क रोलर से नीचे गिरता है तो चुंबकीय अयस्क के कण चुंबकीय घिरनी की ओर आकर्षित होकर रोलर के निकट गिरते हैं तो अचुंबकीय कण रोलर से दूर गिरते हैं। इस प्रकार चुंबकीय एवं अचुंबकीय गुणों वाले अयस्कों को पृथक पृथक कर लिया जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। टिन का अयस्क है टिन स्टोन या कैसीटेराइट जिसका सूत्र है SnO2। यह अचुंबकीय होता है। इस अयस्क में Fe2O3 या FeWO4 सूत्र वाले अशुद्धि के कण उपस्थित होते हैं। इनके सूत्र से ही पता चलता है कि ये लोहे के यौगिक होने के कारण इनमें चुंबकीय गुण होते हैं। इस प्रकार अयस्क में अचुंबकीय जबकि अशुद्धि में चुंबकीय गुण होने के कारण इनको चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक कर अयस्क का सांद्रण कर लिया जाता है। इसी प्रकार चुंबकीय अयस्क मैग्नेटाइट सूत्र Fe3O4 में चुंबकीय गुण होते हैं एवं इसके साथ पाई जाने वाली अधात्री अचुंबकीय होती है। इसे भी चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक कर अयस्क का सांद्रण कर लिया जाता है। तीसरा झाग प्लवन विधि या फैन प्लवन विधि। इस विधि का उपयोग सामान्यतया सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है जैसे तांबे का अयस्क कॉपर पायराइटिस सूत्र CuFeS2, लेड का अयस्क गेलेना सूत्र PbS, जिंक का अयस्क जिंक ब्लेंड ZnS, चांदी का अयस्क सिल्वर ग्लांस Ag2S। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सल्फाइड अयस्क तेल द्वारा अधिक तेजी से आर्द्र हो जाते हैं या भीग जाते हैं एवं इस कारण से वे जल प्रतिकर्षी बन जाते हैं जबकि अधात्री या अशुद्धि जल द्वारा शीघ्रता से आर्द्र हो जाते हैं या भीग जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब जल एवं तेल का मिश्रण बनाया जाता है तो तेल जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरता है। अतः जब सल्फाइड अयस्क को जल तेल के मिश्रण में घोला जाएगा तो सल्फाइड अयस्क तेल से आर्द्र होने या भीग जाने के कारण से वे जल प्रतिकर्षी बन जाएंगे एवं वे जल के ऊपर तेल की सतह पर आ जाएंगे जबकि अधात्री या अशुद्धि के कण जल से भीगकर भारी होकर सतह पर चले जाएंगे। जैसे कि मिट्टी को जल में घोलने पर वह कुछ समय में वह पेंदे में बैठ जाती है। इस प्रकार अयस्क से अधात्री पृथक हो जाएगी। उपरोक्त विधि को जानने से पूर्व इस विधि में उपयोग में आने वाले विभिन्न पदार्थों की जानकारी होना आवश्यक है। ये पदार्थ हैं नंबर 1 झाग कारक। ये वे तेलीय पदार्थ हैं जिनको जल में घोलकर वायु प्रवाहित करने पर ये वायु के बुलबुलों के साथ स्थायी झाग बनाते हैं जैसे वसीय अम्ल, चीड़ का तेल, नीलगिरी या यूकेलिप्टस का तेल। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चे कई बार मेले या बाजार से एक प्लास्टिक की डिब्बी में भरा द्रव लाते हैं जिसमें कि प्लास्टिक के पाइप से
हवा फूंकने पर बहुत सारे झाग एवं बुलबुले बनते हैं। उनमें ऐसे ही झाग कारक का विलयन भरा होता है। नंबर 2, प्लवन कारक। ये वे पदार्थ हैं जो कि सल्फाइड अयस्कों को जल प्रतिकर्षी बनाते हैं, जिससे ये कण जल तेल मिश्रण में तेल की सतह में आ जाते हैं। चूंकि तेली परत जल से ऊपर है, अतः ये जल पर तैरने लगते हैं। ऐसे पदार्थों में एक प्रमुख नाम है सोडियम एथिल जेंथेट। तीसरा, फेन स्थायी कारक। ये झाग या फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जैसे क्रिसोल, एनिलीन आदि ऐसे ही पदार्थ हैं। चौथा, सक्रिय कारक। ये वे पदार्थ हैं जो कि प्लवन क्षमता में वृद्धि करते हैं, अर्थात सल्फाइड अयस्कों को जल प्रतिकर्षी बनाने में सहायता करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 एक ऐसा ही पदार्थ है। पांचवा, अवनमक या डिप्रेशर। कभी कभी इस प्रकार का खनिज हमें प्राप्त होता है कि जिसमें 2 प्रकार के सल्फाइड अयस्क उपस्थित होते हैं। ऐसे में इन्हें झाग प्लवन विधि से पृथक करना मुश्किल होगा। ऐसे में हमें ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होगी जो किसी एक सल्फाइड को तो फेन या झाग में आने दे, जबकि एक को आने से रोक दे। ऐसे पदार्थों को अवनमक या डिप्रेशर कहा जाता है, जैसे NaCN अर्थात सोडियम साइनाइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसी प्रकार के अवनमक या डिप्रेशर हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जिंक का अयस्क जिंक ब्लेंड सूत्र ZnS, लेड का अयस्क गैलेना सूत्र PbS, दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। अतः इनको पृथक करने के लिए अवनमक के रूप में NaCN सोडियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। यह जिंक के अयस्क सूत्र ZnS के साथ क्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाकर उसे फेन में आने से रोकता है, जबकि लेड के अयस्क गैलेना सूत्र PbS को नहीं। इस प्रकार दोनों सल्फाइड अयस्कों को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाता है। अब हम झाग प्लवन या फेन प्लवन विधि की प्रक्रिया को जानेंगे। इस विधि में एक बड़े आयताकार पात्र में जल या चूर्णित अयस्क लेकर उसका निलंबन या लुगदी या सरल शब्दों में गाढ़ा मिश्रण बना लेते हैं। अब इसमें झाग कारक के रूप में वसी अम्ल या चीड़ का तेल या नीलगिरी या यूकेलिप्टिस का तेल मिलाकर अल्प मात्रा में प्लवन कारक तथा फेन स्थायी कारक मिलाते हैं। इसके बाद इस मिश्रण में तेज गति से वायु प्रवाहित करते हैं। इससे मिश्रण में बहुत सारे झाग बनते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में जाना कि प्लवन कारक पदार्थ सल्फाइड अयस्कों को जल प्रतिकर्षी बना देते हैं, जिसके कारण ये कण तेली परत में आकर झाग के साथ जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जहां से इनको पृथक कर लिया जाता है एवं अधात्रीय या अशुद्धि के कण जल से भीगकर भारी होकर पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। इस प्रकार सल्फाइड अयस्कों में से अधात्री को हटाकर इनका सांद्रण कर लिया जाता है। बच्चों, यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह विधि तांबे के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। कई स्थानों पर कॉपर अयस्क बहुत निम्न श्रेणी का होता है, अर्थात उसमें कॉपर की मात्रा बहुत कम होती है, परंतु इस विधि द्वारा अयस्क में से अधात्री को हटाकर कॉपर का निष्कर्षण बहुत सुगम हो गया। अंत में प्यारे बच्चों, आज हमने जानकारी प्राप्त की कि प्रकृति में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं: धातु, अधातु एवं उपधातु। बच्चों, अभी अध्यापक अनिल गुप्ता ने प्रस्तुत किया कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान का पाठ 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसकी समीक्षा की थी डॉक्टर ओम प्रकाश ने। और अब घड़ी की सुइयां भी टिक 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 करके चलती जा रही है और कह रही है कि अब हमारे कार्यक्रम को समाप्ति देने का समय हो गया है। तो आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। आज्ञा दीजिए आपकी अपनी ज्योति दीदी को। नमस्कार।